क्वेश्चन है 215 कैप्लन का ये क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस टैक्स पूछा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट मींस कि ये हमारा डेथ स्टेट का कुछ ऐसा चक्कर है इसके अंदर कि स्टेट के ऊपर टैक्स होगा। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई ये बंदा है मर गया, हाय हाय, डेथ स्टेट है तो डेफिनेटली मरना ही था, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बंदा मर गया, मौत की तारीख इज रियली क्रिटिकल, मौत की तारीख इज इंपॉर्टेंट, तो हमने मौत की तारीख को हाईलाइट किया। ये डेट है जिस दिन ये मर गया, लुढ़क गया, दुनिया छोड़ गया, भाई खत्म। अब जब मरा तो स्टेट की वैल्यू थी 800,000 जिसके अंदर इंक्लूडेड है ना, अंदर एक अदद मेन रेजिडेंस भी था। इसकी जो जोजा मोहतरमा है वो भी लुढ़क गई। अच्छा भाई, वो भी मर गई थी, वो मरी पहले थी। अरे ये इत्तेफाक है, बीवी पहले मर गई, वरना आमतौर पे शोहर ही पहले जा रहा होता है। और बीवी जब मरी तो बीवी ने शोहर के नाम पे सब कुछ, एंटायर स्टेट शोहर के नाम पे था और लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं किया था। रेड जब मरा तो उसने सब कुछ अपने भाई सोनी के नाम कर दिया, स्पेसिफिक लेगेसी। रेड ओनली लाइफ टाइम वॉज 2,11,000 जो बेटे के नाम पे किया था। आफ्टर एग्जम्पशन, बेटा यानी पैट, और पैट में क्या होता है, एग्जम्पशन माइनस होती है, लेकिन ये आफ्टर एग्जम्पशन है तो यही मेरी चार्जेबल अमाउंट है। और हमें पता है कि पैट के केस में सीए और जीसीए दोनों क्या होते हैं, चार्जेबल अमाउंट, और ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट पैट के केस में सेम ही होते हैं, सिर्फ सीएलटी में फर्क होता है, पेएबल कौन पे कर रहा है उसके हिसाब से ये फर्क आता है, हमें ये पता है। अब आईएसटी निकालना है रेड के लिए, तो भाई रेड हम लिख लेते हैं। मौत कब है, डेट ऑफ डेथ काम आती है थोड़ी सी, 6 नवंबर 2022। स्टेट की वैल्यू बता सकते हैं कितनी स्टेट छोड़ के मरा है? 8 लाख। 8 लाख। इसमें एक अदद क्या है? मेन रेजिडेंस है। और बिक्वेटल यानी स्पेसिफिक लेगेसी, या सब कुछ जो है वो इसके नाम, सब कुछ एक ही का नाम है, स्पेसिफिक किसी के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ अपने भाई के नाम है ना, सोनी के नाम है। बीवी पहली मर गई थी, दूसरी शादी की नहीं। अगर सोजा के नाम पे कुछ छोड़ के मरते तो हमें पता है कि वो क्या हो जाता है, एग्जाम। एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद है हमें। अब हमने इसकी वैल्यू को उठाना है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस चार्जेबल एस्टेट, 8 लाख। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नील रेट बैंड आएगा। कितना होता है नील रेट बैंड? तो वर्किंग करनी 3 पड़े। लाख। 3,25,000 का नील रेट बैंड होता है, ये होता है। हम्म, लेकिन ये डेथ स्टेट है ना, ये क्या है, तो जीसीए जो भी हो, सीएलटी हो, पैट हो, जीसीए ऑफ यानी 7 साल पहले वाला जीसीए से माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे डॉग नहीं आता, डेट ऑफ गिफ्ट नहीं आती, यहाँ पे डेट डेट ऑफ ऑफ आती है। बेहतरीन। तो अगर 7 साल पीछे जाऊंगा तो 6/11/2022 -11 करना कितना आता है? 15। 15 आता है। क्या इस पीरियड में, इस रेंज में कुछ किया है इसने? 2,11,000 का गिफ्ट किया है। पैट किया है 2,11,000 का, और मुझे जीसीए चाहिए होता है, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। ऑब्वियसली आफ्टर एग्जम्पशन वाली सीए होती है, विच इज आल्सो अ जीसीए। इधर हमें कोई चार्जेबल नॉट चार्जेबल नहीं लेना होता, सारे पैट सारे जीसीए माइनस हो रहे होते हैं जो डेट ऑफ डेथ से 7 साल पीछे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन डेथ स्टेट का है। ये क्वेश्चन किसका है? डेथ स्टेट का। 1,14,000 मेरे पास ये नील रेट बैंड आ गया। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ? नहीं। ये तो अपना था ना, अब जोजा भी तो मरी है। वाइफ का नील रेट बैंड, क्या वाइफ अपना नील रेट बैंड ट्रांसफर नहीं कर सकती? सर क्वेश्चन ने बोला थोड़ी है, तो बेटा ये
मैरिज अलाउंस नहीं है कि बोलेगा तभी करेंगे। ये वाइफ है, ये अपना रेड है, यहां पे बोला नहीं जाता, यहां पे बोला नहीं जाता। मैरिज अलाउंस जो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स का टॉपिक है वहां लाजमी है कि इलेक्शन हो, यहां पे बोला नहीं जाएगा। यहां पे वाइफ अपना ट्रांसफर करेगी नील रेट बैंड, आपको खुद ये याद रखना है। वाइफ ने कुछ भी यूज नहीं किया था, तो 3,25,000 वाइफ का जो है वो भी नील रेट बैंड आ गया। एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गलती बच्चों ने यही की कि उन्होंने नील रेट बैंड वाइफ का जो 100% अवेलेबल था उसको इग्नोर मार दिया और उसको नहीं लिया। लेकिन हमने अब आपको बताया है कि भाईजान ये आपने हमेशा लेने का है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। टैक्सेबल स्टेट की वैल्यू तशरीफ लाती है 361 के 361,000। IST दैट स्टेट पे 40% होता है 144,400। नीचे का काम कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसने IST पूछा है, ड्यू डेट नहीं पूछी है, पेएबल बाय ब्रदर नहीं पूछा है, तो बस खलास यहाँ पे ये आंसर पूरा हो गया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ये 4 में से अभी आपको पूरे नहीं मिले हैं, इसका नंबर 2 भी है। नंबर 2 में क्या बोला है? Explain how much answer would be differ if instead of leaving the estate to his brother left all the estate to his son। बच्चे के नाम करके मरता तो क्या होता? तो देखो भाई मैं बता देता हूं, अगर ये विल करता कि सब कुछ बेटे के नाम है तो क्या फर्क पड़ता? सोचो ना, बड़ा आसान आंसर है। आपको याद है रेजिडेंट नील रेट बैंड, जी सर। लोअर ऑफ क्या? घर की 172,000। वैल्यू ऑफ हाउस या लिमिट ऑफ 1,75,000। यहाँ पे घर की वैल्यू है 3,90,000। NRV सर ऊपर क्यों नहीं लगाया था? तो बेटा NRV की शराइत याद है क्या था? मेन रेजिडेंस होना चाहिए और डायरेक्ट डिसेंड के नाम छोड़ के मरना जरूरी है। ऊपर मैंने यहाँ पे भी बच्चे पूछ सकते थे कि यहाँ पे सर आपने ऊपर रेजिडेंट नील रेट बैंड क्यों नहीं लगाया था? तो बेटा वो भाई के नाम छोड़ के मर रहा था, डायरेक्ट डिसेंड की कंडीशन मीट नहीं हो रही थी, इसलिए ऊपर हमने क्या नहीं लगाया था? रेजिडेंट नील रेट बैंड नहीं लगाया था। तो अगर ये बेटे के नाम, बेटा या उसका बेटा, बेटी या उसकी बेटी, पोते पोतियां, ग्रैंडसन या औलाद अपनी, ये डायरेक्ट डिसेंड होती है, मेन रेजिडेंट हो और हैंडआउट में आपको एक डेट भी लिखी हुई है, उस डेट के बाद हो, ये कंडीशंस मीट हो रही हैं, बेटा है, बेटा है तो क्या होगा? क्या लाइनें लिखोगे अब कि भाईजान इन दैट केस अगर ये बेटे के नाम छोड़ के मरे तो लोअर ऑफ का मतलब है 1,75,000 का रेजिडेंट नील रेट बैंड अलाउ हो जाएगा, यानी इसके अंदर से हम 1,75 और माइनस कर देंगे, रिजल्टिंग टैक्स सेविंग ऑफ 1,75 कम होगा ना, 1,75 का 40% सेविंग होगी कि नहीं होगी? यहां से 1,75 और कम कर दो, 40% टैक्स बचा लो। राइट और रॉन्ग? राइट। सर ये इसका आंसर था। ऊपर क्यों नहीं लगा रेजिडेंट नील रेट बैंड? नंबर 2 में जाके मैंने आपको ये भी समझा दिया कि डायरेक्ट डिसेंड भाई डायरेक्ट डिसेंड नहीं होता, डायरेक्ट डिसेंड औलाद या उनकी औलाद होती है। तो ये इस क्वेश्चन का 4 मार्क हमें मिल गए हैं। अब इसका बी पार्ट हम शेयर करेंगे जिसमें रिमेनिंग 6 मार्क्स की तरकीब है इंशाल्लाह। तो आपने देखा इसके अंदर रेजिडेंट नील रेट बैंड हमारा रिवाइज हो रहा है और जो है वो डेट स्टेट तो चल ही रही है, डेट स्टेट का नील रेट बैंड भी चल रहा था। बी पार्ट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग। बी पार्ट के लिए कहा है भाई यही डेटा है और बी पार्ट के लिए यही डेटा यूज करना। बोलता क्या है? इनहेरिटेंस टैक्स बताओ एज अ रिजल्ट ऑफ गिफ्ट टू द ट्रस्ट, और एडिशनल कितना पे किया जाएगा अगर वो मर जाए। क्या पूछा है? तो सर गिफ्ट के टाइम पे करेगा, तो लाइफ टाइम पूछा है, और एडिशनल IST डेथ IST को बोलते हैं।
You should ignore annual exemption and should assume that nil rate band remain unchanged. खलास. एनुअल एग्जामेशन क्यों गोली मार दो, पता नहीं क्या एनुअल एग्जामेशन से साला दुश्मनी है इन लोगों की. और फिर पेपर में आते हैं ना, उसमें ये लाइन नहीं लिखी होती. बच्चों की आदत हुई भी होती है, एनुअल एग्जामेशन इग्नोर करके जा रहे होते, पेपर में आते हैं वहां लिखा नहीं होता एनुअल एग्जामेशन इग्नोर करो, तो हमारी कहो वहां भी भंड मार देती है. तो बेटा ध्यान से पढ़ने का, ठीक है. लाइफ टाइम और डेथ आईएसटी पूछा है, ठीक है. एडिशनल आईएसटी डेथ आईएसटी को बोलते हैं. अब देखो इसमें लाइफ और डेथ का रिवीजन हो रहा है. क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से एक बार बेटा. ठीक है, जब कोर्स शुरू होता है तो पहली ही 5-6 मिनट के अंदर हम ये चीज पढ़ रहे होते हैं कि देखो क्या कर रहा है. ये 2 लाख शेयर्स हैं इसके पास, पर्पल के, अनकोटेड कंपनी के हैं. वो ट्रांसफर कर रहा है कितने, ये पूरा कहानी है. बिफोर ट्रांसफर, आफ्टर ट्रांसफर, ये वो, मार्केट वैल्यू कैसे करूं. सोचो जरा, सोचिए जरा, नहीं पूरा सोचिए, मुझे बताइए. गिफ्ट कर रहा है 2 लाख शेयर, लेकिन थे कितने इसके पास बिफोर 3 लाख। ट्रांसफर? 3 लाख थे, जो कि कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर. 5 लाख इशू हुए हुए थे, तो 3 लाख 5 लाख का कितना परसेंट होता है बेटा. टेल मी द 0.60%. 60%. 60% का रेट है 4 रुपया, तो 3 4 12, 12 लाख. आफ्टर ट्रांसफर क्या रह गया, अब जरा ध्यान से देखना. कितने शेयर ट्रांसफर किए, 2 लाख ना, तो लाख रह गए. लाख 5 लाख का कितना परसेंट होता है, 20%. 20% का रेट क्या है, 2 रुपये. 2 पाउंड. तो ट्रांसफर से पहले 12 लाख की मिल्कियत थी पाउंड्स में, ट्रांसफर के बाद 2 लाख रह गए. तो वैल्यू, ट्रांसफर की वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितना, 10 लाख. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के बाद हमारा क्वेश्चन चलता है एनुअल एग्जामेशन. 3000 इंटू 2 करते हैं, यहां लिखा 0, क्यों, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं एनुअल. और का बोला है. डेट वेट लिख लेते हैं थोड़ा सा. 15 जनवरी 2023, मतलब अपना टैक्स ईयर है. कौन सा टैक्स ईयर है, जनवरी 23. देखो 22-23. 22-23. एनुअल एग्जामेशन जब उड़ती है तो आंसर जो आता है उसको बोलते हैं सीए, यानी चार्जेबल अमाउंट. लाइफ टाइम चल रहा है. चार्जेबल अमाउंट के बाद ये दिया किसको है भाई, ये देखो किसको दिया है, ट्रस्ट को. ट्रस्ट, सॉरी, हाँ ट्रस्ट को. हाँ यानी हाजा सीएलटीयुन. सीएलटीए तो वर्किंग चलेगी. डील रेट बैंड कितना है, डील रेट बैंड 3,25,000. सर ये पहला ही गिफ्ट है, इससे पहले कोई गिफ्ट का डेटा नहीं है, तो सुकून है कि हमें कोई बैंड शेन रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. 10 में से 3,25,000 गए तो बचा कितना, 6 पीछे. 6%. इसको बोलते हैं क्या, टैक्सेबल अमाउंट. सर ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम. अच्छा भाई, ओके लाइफ टाइम है, नो प्रॉब्लम. तो लाइफ टाइम आईएचटी एट द रेट ऑफ कौन पे कर रहा है, ब्लू. खुद होशियार, डेड होशियार बोलते हैं हम इसको. हाँ सर, डेड होशियार. डेड होशियार ज्यादा टैक्स देता है 25%, 168,750. फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो ड्यू डेट भी आती है इसके अंदर, पेड बाय भी आता है, लेकिन पूछा नहीं है ना. पेड बाय भी नहीं पूछा, ड्यू डेट भी नहीं पूछी, तो खलास. मुझे जीसीए तो हर सूरत चाहिए ही चाहिए. क्यों, क्योंकि डेथ आईएसटी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक मेरे पास ये अमाउंट जीसीए ना हो. चार्जेबल अमाउंट जीसीए हमेशा सीए होता है. सीए 10 लाख था, और अगर होशियारी करे, यानी टैक्स खुद पे करने की होशियारी करे, तो फिर उसमें लाइफ टाइम आईएसटी भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट एडिशनल टैक्स पे पड़ता है. इस बंदे को ज्यादा एडिशनल टैक्स देना पड़ता है. कब मरा, कब, 31 मई 2027.
डेथ IST की वर्किंग चेक करना पड़ेगा ना कि जिस दिन गिफ्ट किया था 15 जनवरी 2023 और मरा कब है क्या मई 2027 में। मई 2027 क्या 7 साल के अंदर अंदर है कि नहीं है विद इन 7 years तो हम क्या लिखते हैं चार्जेबल है तो वर्किंग शुरू करेंगे कैसे वर्किंग होती है सर GCA लेते हैं 1168750 यही फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में मैं चल रहा हूं आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूं अब ये एक ही गिफ्ट है ना GC आ गया नील रेट बैंड इसको मिल जाएगा वही 325 का क्यों क्योंकि सर इससे पहले कोई गिफ्ट इसने किया नहीं है ना 7 सालों में कुछ किया ही नहीं ये पहला है जब पहला है तो पीछे कुछ है नहीं तो वर्किंग में नील रेट बैंड की कोई वर्किंग ही नहीं हो रही EA यानी टैक्सेबल अमाउंट आ गई 843750 आपको ये याद है कि डेथ IST का रेट 40% होता है तो 337,500 हो गया इसमें दो चीजें एक है टेपर रिलीफ और दूसरा है लाइफ टाइम IST इफ पेड और ये सिर्फ CLT में हो सकता है पैट में तो लाइफ टाइम IST होता ही नहीं है IST पेएबल ऑन डेथ ये आ जाएगा पेएबल बाय और पेड बाय डेट ड्यू डेट लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मांगी नहीं गई इस दिन गिफ्ट किया इस दिन मरा तो 2023 जनवरी तो जनवरी 24 दुनिया में देखी जनवरी 25 दुनिया में जनवरी 26 दुनिया में जनवरी 27 दुनिया में है 27 वाली जनवरी भी दुनिया में लेकिन जनवरी 28 कबर में देखी है तो 4 साल दुनिया में तो 4 to 5 हो गया रेट एंड अलाउंसेस का बटन पे क्लिक करेंगे पेपर में तो दिखेगा टेपर रिलीफ का रेट 4 से 5 साल में 40% होता है एनी प्रॉब्लम्स 4 से 5 साल हो रहा है आपके पास भी कि नहीं यही है लाइफ टाइम कितना पे किया था 168,750 हमें ये पता है यहाँ आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता अगर नेगेटिव आता है तो 0 लिखते हैं लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव आ गया ये 6 मार्क का क्वेश्चन सर पूरा हो गया यानी ओवरऑल अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 215 10 मार्क्स का हो गया है बार बार मैं अर्ज करता रहता हूँ पूरा CRQ इनहेरिटेंस से आमतौर पे नहीं आता टैक्स प्लानिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हम कर इसलिए रहे हैं कि MTQ और MCQ इसका ही टुकड़ा होते हैं इसको तोड़ देता है अगर ये 10 मार्क का है तो MTQ बनाएगा तो इसको टुकड़ों में तोड़ देगा हमने पूरा कर लिया ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हुआ 10 मार्क हैं 1.8 के हिसाब से 18 मिनट में ये सॉल्व होना चाहिए हमने 25 मिनट में किया है लेकिन मैंने समझाया है तब भी 25 मिनट बहुत अच्छा टाइम है लेकिन आप जब करेंगे तो 18 मिनट बस 18 से जब 20 मिनट हो जाएं बस क्वेश्चन छोड़ो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ पेपर छूटना नहीं चाहिए बाद में टाइम बचेगा तो आ जाएंगे इस पे गॉट इट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है